कल हमने वर्ब का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था जो वर्ब होती है उसके दो टाइप होते हैं। एक तो मेन वर्ब जिसको हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब जिसका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के मैंने दो टाइप बताए थे, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल्स। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो डू, बी एंड हैव होती है, और मॉडल्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये हमने कल पढ़ा था। तो आज उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे वर्ब के टाइप है, जो मेन वर्ब है उसके दो टाइप और होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव क्या होता है? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए। अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे ही हैज टेकन लंच, उसने लंच कर लिया है। अब यहाँ पे जो वर्ब है टेकन, ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है लंच। गॉट इट? अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट, ये जो इसके बाद जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है या कुछ और है? क्योंकि कुछ और भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकती है। अब ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है व्हाट एंड whom। अगर आप उस सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे तो उस क्वेश्चन के आंसर में जो आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर whom से क्वेश्चन बनाएंगे और उसके आंसर में जो आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब होता है किसे या किसको, ठीक है। अब जैसे हमने ये सेंटेंस देखा, ही हैज टेकन लंच, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब तक का सेंटेंस लेना है। ही हैज टेकन, वो ले चुका या वो कर चुका। अब हम क्या से क्वेश्चन बनाएंगे? वो क्या कर चुका, तो आंसर आया क्या? लंच। तो क्या के आंसर में जो आता है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो लंच है ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब है ये है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। आई राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो राइट है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। और अगर ट्रांजिटिव है तो इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो उसके लिए वही तरीका, सब्जेक्ट और वर्ब लेंगे। आई राइट, मैं लिखता हूँ। अब क्वेश्चन बनाएंगे, मैं क्या लिखता हूँ? व्हाट आई राइट। तो आंसर क्या आया? ए लेटर। अब व्हाट के आंसर में जो आएगा वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ए लेटर है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो राइट है ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई गेव हिम ए नोटबुक, मैंने उसे एक नोटबुक दिया। अब यहाँ पे जो गेव है, आई गेव, यहाँ तक का सेंटेंस लेंगे। अब क्वेश्चन बनाएंगे पहले तो व्हाट से, व्हाट आई गेव, मैंने क्या दिया? आंसर आया ए नोटबुक। क्या दिया? एक नोटबुक दिया। तो यहाँ पे क्या क्या आंसर में नोटबुक आया है, तो इसका मतलब ए नोटबुक है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ये कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जो whom है, अगर इससे क्वेश्चन बनाएंगे, टू whom मतलब किसे, या फॉर whom किसके लिए, इनके आंसर में जो आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, आई गेव, मैंने दिया। किसे दिया? आंसर आया उसे, हिम। आई गेव हिम। तो जो हिम है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। होम के आंसर में जो आया, किसको या किसे के जो आंसर में आएगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो हिम है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या दिया? आंसर आया एक नोटबुक। तो ए नोटबुक है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। आई विल टीच यू ग्रामर। तो यहाँ पे हम जो वर्ब है यहाँ तक का सेंटेंस लेंगे। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? आंसर आया ग्रामर। तो क्या क्या आंसर में जो आता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाऊंगा? आंसर आया यू, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे के आंसर में जो आएगा
वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या क्या आंसर में जो आएगा वो होता है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ग्रामर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर है सभी को? अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो वो वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल। थर्ड और फोर्थ मैं फिर से अभी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है आई गेव हिम ए नोटबुक। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, मैंने दोनों का तरीका बता दिया फाइंड आउट करने का। अगर आप व्हाट्सएप वट का आंसर में जो आएगा वो तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम के आंसर में आएगा वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वट का मतलब होता है क्या, हुम का मतलब होता है किसको या किसे। तो आई गेव मैंने दिया, अब क्या से क्वेश्चन बनाएंगे, क्या दिया, तो आंसर आया एक नोटबुक। तो क्या क्या आंसर में जो आया है वो जो ए नोटबुक है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया, उसे। आई गेव हिम ए नोटबुक, मैंने उसे एक नोटबुक दी। तो यहाँ पे किसे दी, उसे, हिम। हुम के आंसर में जो आया है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे जो गेव है ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल टीच यू ग्रामर, इसमें आई विल टीच यू ग्रामर, मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो आई विल टीच मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, तो क्या क्या आंसर में आया, ग्रामर। तो यहाँ पे जो ग्रामर है ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या क्या आंसर में आया है, किसे पढ़ाऊंगा, तो आंसर आया यू, तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो यू है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो वर्ब है टीच, ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी नहीं है, अगर एक ऑब्जेक्ट भी है तो भी वो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो। अब ये सेंटेंस है ही गोज टू कॉलेज डेली, वो रोज कॉलेज जाता है। अब यहाँ पे वर्ब है क्या, गोज। अब क्या से क्वेश्चन बनाएंगे, वो क्या जाता है, इसका कोई आंसर नहीं आया। वो किसे जाता है, इसका भी कोई आंसर नहीं आया। ना तो वट का कोई आंसर है ना होम का कोई आंसर है। तो इसका मतलब ये जो गोज है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे कहाँ जाता है इसका आंसर है वेयर। वेयर के आंसर में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर आप ये क्वेश्चन बना के देखोगे कि वो कहाँ जाता है तो आंसर आएगा कॉलेज। लेकिन मैंने बताया है वेयर के आंसर में ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। व्हाट एंड whom, ये आपको दो याद रखने हैं। इसके बाद वेयर, व्हेन, हाउ, इनके आंसर में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो गोज है वो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर व्हाट एंड whom का हमें आंसर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम टू माई होम यस्टरडे। अब यहाँ पे केम है वह आया, क्या आया, इसका कोई आंसर नहीं है व्हाट का। किसे आया, होम का कोई आंसर नहीं है। कहाँ आया इसका आंसर है, वेयर का आंसर है। लेकिन वेयर के आंसर में जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वेयर प्लेस के लिए आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। कब आया, वैन का भी आंसर है, वेयर का भी आंसर है, लेकिन वैन एंड वेयर के आंसर में ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया व्हाट एंड whom के आंसर में ऑब्जेक्ट होता है, जिसका आंसर हमें मिला नहीं। तो यहाँ पे जो केम है ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब देखो कई बार कोई वर्ब होती है कभी तो ट्रांजिटिव की तरह यूज होती है और कभी इंट्रांजिटिव की तरह यूज होती है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर तरीके से गाती है। अब यहाँ पे ये जो सिंग्स है, क्या गाती है इसका कोई आंसर नहीं है। वो गाती है लेकिन क्या गाती है इसका कोई आंसर नहीं है, व्हाट का आंसर नहीं है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। किसे गाती है इसका आंसर भी नहीं है, होम का आंसर भी नहीं है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इसमें नहीं है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे जो ये सिंग्स है ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे गाती है इसका आंसर है, हाउ का आंसर है, लेकिन हाउ के आंसर में ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमें चाहिए व्हाट एंड whom का आंसर, वो इसमें है नहीं। तो यहाँ पे जो सिंग्स है ये कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है सी सिंग्स ए सॉन्ग,
वो एक गाना गाती है। तो यहाँ पे वो क्या गाती है, तो आंसर आया ए सॉन्ग, एक गाना गाती है। तो व्हाट का आंसर इसमें आ रहा है, व्हाट शी सिंग्स, आंसर आया ए सॉन्ग, क्या गाती है, एक गाना गाती है। तो व्हाट का आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो सिंग्स है ये कैसी वर्ब हुई, इस सेंटेंस में जो सिंग्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। इससे ये जो सेंटेंस है इसमें सिंग्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है सभी को, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो रेज हैंड कर सकता है, अदरवाइज हम सब का साइन दीजिए। क्लियर है तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, वर्ब एंड वर्ब टाइप। अब देखो वर्ब की जो फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, उसके बेस पे वर्ब के दो टाइप और होते हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब को वीक फॉर्म भी बोलते हैं और इररेगुलर वर्ब को स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है, अब जो वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो एक वर्ब है कुक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कुक्ड। तो जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है, सेकंड व थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, ईडी लगाने से बनती है, वो वर्ब होती है रेगुलर वर्ब। कैसी वर्ब होती है, रेगुलर, उसको बोलते हैं रेगुलर। जी कोई भी वर्ब है उसकी सेकंड व थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, ईडी लगाने से बनती है, तो वो वर्ब कैसी होती है, रेगुलर वर्ब होती है, या वो वीक फॉर्म बोलते हैं उसको। देखो वर्ब के फॉर्म के बेस के ऊपर मैंने दो टाइप बताए हैं, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसकी सेकंड व थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। जैसे यहाँ पे कुक में ईडी लगा दिया तो इसकी सेकंड फॉर्म बन गई, और ईडी लगाने से ही थर्ड फॉर्म बन गई। तो जिसकी सेकंड व थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है वो वर्ब होती है रेगुलर वर्ब, यानी वीक फॉर्म होती है वो। लेकिन जिसकी सेकंड व थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से नहीं बनती, कुछ अलग ही होती है, वो होती है इरेगुलर वर्ब, और उसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे गो, वेंट, गोन। अब गो वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है। तो इसकी सेकंड फॉर्म भी अलग है, थर्ड फॉर्म भी अलग है। तो ये जो गो है ये कैसी वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, और इसका दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुक में ईडी लगाने से ही सेकंड व थर्ड फॉर्म बन गई, तो ये जो कुक है ये कैसी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इसका बोलते हैं वीक फॉर्म। नेक्स्ट है प्ले, प्लेड, प्लेड। अब जो प्ले वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से, तो ये प्ले कैसी है, रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी सेकंड और वह थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, ईडी लगाने से बनती है। इसी तरह जो कट है, देखो कट एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म भी कट होती है, वह थर्ड फॉर्म भी कट होती है। अब इसकी सेकंड व थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से नहीं बनती, तो यहाँ पे जो कट है ये कैसी वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। अगर ईडी लगाने से बनती है तो कैसी वर्ब होती, रेगुलर वर्ब होती, और ईडी लगाने की बजाय कुछ और बनता है तो वो कैसी होती है, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। अगर ईडी लगाने से सेकंड व थर्ड फॉर्म बनती है तो रेगुलर वर्ब, और अगर ईडी लगाने से नहीं बनती कुछ और रहता है तो इरेगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मेन वर्ब होते हैं उसके दो टाइप और होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट व नॉन फाइनाइट क्या होता है, देखिए फाइनाइट वर्ब वो होती है जो किसी सेंटेंस में टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो तो फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होती टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो नॉन फाइनाइट, यानी नॉट चेंज मतलब नॉन फाइनाइट, और जो चेंज हो जाती है वो फाइनाइट। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्टेड टू प्ले। यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब तीनों सेंटेंस में देखो वॉन्ट वर्ब है तीनों में। अब हमने प्रेजेंट का सेंटेंस बनाया ही के साथ, तो ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही सी
इट के साथ एस या ईएस का यूज होता है, तो यहाँ पे वॉन्ट्स का यूज हो गया। अगर आई के साथ सेंटेंस बनाया तो आई वॉन्ट टू प्ले, इसकी फॉर्म हो गई वॉन्ट, एस नहीं है। अगर हमने पास्ट का सेंटेंस बनाया तो सेंटेंस बना आई वॉन्टेड टू प्ले, अब यहाँ पे वॉन्टेड हो गया, तो इसकी फॉर्म चेंज हो रही है टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट ही था प्रेजेंट में तो वॉन्ट्स था, आई सब्जेक्ट है तो वॉन्ट है। लेकिन अगर पास्ट की बात की हमने तो वो हो गया वांटेड, यानी ये जो वांट वर्ब है इसकी फॉर्म चेंज होती जा रही है। तो जिसकी फॉर्म टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो होती है फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे जो वांट वर्ब है ये सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही के साथ वांट्स थी प्रेजेंट में, आई के साथ वांट, और पास्ट में क्या तो वांटेड, यानी इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। तो जिस वर्ब की फॉर्म टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो वो वर्ब कैसी होती है, वो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ब और भी है, प्ले। यहाँ ही था तब भी प्ले, आए था तब भी प्ले, और पास्ट का सेंटेंस बनाया तब भी प्ले, यानी यहाँ पे टू प्ले, टू प्ले व टू प्ले, यानी ये जो वर्ब है ये चेंज नहीं हो रही। हमने ही के साथ बनाया तब भी टू प्ले था, आई के साथ सेंटेंस बनाया तब भी टू प्ले, और पास्ट का सेंटेंस बनाया है तब भी टू प्ले, यानी टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है ये चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब नॉट चेंज का मतलब नॉन फाइनाइट। जो वर्ब टेंस व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट होती है, और जो चेंज हो वो फाइनाइट वर्ब होती है। अब आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। तो उसके लिए देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे, जैसे टू राइट, टू प्ले, टू गो, टू स्टडी। इसी तरह V1 प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइटिंग, रीडिंग, गोइंग, कमिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे रिटर्न, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो होती है अगर किसी सेंटेंस में आपको ये दिखे बिना हेल्पिंग वर्ब के तो वो कैसी होती है, वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बता दी। नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानोगे, या तो उससे पहले टू लगा होगा, जैसे इस सेंटेंस में टू प्ले है, प्ले है इसका हमें क्या, अगर ये केवल एक ही सेंटेंस होता ही वॉन्ट्स टू प्ले तो हमें कैसे पता लगता कि प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे पहले टू लगा हुआ है तो समझ लो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी हो वो कैसी होती है, नॉन फाइनाइट होती है। दूसरा मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी जहां भी है वो कैसी होती है, नॉन फाइनाइट होती है। अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो वो हमेशा कैसी होगी, नॉन फाइनाइट होगी। और थर्ड मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमेशा क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। अगर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड कर देंगे तो वो फाइनाइट होगी, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के ये कैसी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इनके अलावा जो भी वर्ब है वो सभी क्या मिलेगा आपको, फाइनाइट वर्ब होगी। क्लियर है सभी को, थम्स अप का साइन दीजिए अगर क्लियर है तो। आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके वेरी गुड। अगर ये तीन चीजें हैं तो नॉन फाइनाइट, इनके अलावा सभी चीजें क्या होती है, फाइनाइट होती है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है यहाँ पे, कल हमने पढ़ा था लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको जो अंडरलाइन वर्ब है वो आपको बताना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है या लेक्सिकल वर्ब है, या दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो लेक्सिकल वर्ब को बोलते हैं मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आपको बताना है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। द वुमन इज वेरी अट्रैक्टिव, अब यहाँ पे इज को अंडरलाइन किया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो देखो इस सेंटेंस में जो इज है ये क्या है, मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। कैसे, द वुमन इज वेरी अट्रैक्टिव, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, मेन वर्ब की हेल्प करना। तो मेन वर्ब होगी तभी हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ पे द वुमन इज वेरी अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे इज को अगर हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है,
इसलिए जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इज हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद क्या आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे जो इज है ये खुद क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे इज क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। नेक्स्ट देखो, द वुमन इज कैरिंग ए हैंडबैग। अब यहाँ पे इज है, ये क्या है, ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कैरिंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इज के बाद V1 प्लस आईएनजी आ रहा है, तो इज क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है इसमें इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो हैड है ये क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बताना है। अब यहाँ पे हैड के बाद वेटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इसका मतलब मेन वर्ब जब वेट है तो हैड क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है हैड। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैड ग्रेट फन एट द पार्टी। अब यहाँ पे हैड है, ये क्या है, लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हैड खुद क्या है, खुद मेन वर्ब है, खुद लेक्सिकल वर्ब है। नेक्स्ट देखो, ही डज नीड माई हेल्प। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है डज क्या है। अब डज के बाद नीड, नीड मेन वर्ब है, तो यानी मेन वर्ब है तो डज यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज ग्रेट सिंगिंग। अब यहाँ पे डज के बाद ग्रेट, ये मेन वर्ब नहीं है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें जो डज है ये खुद मेन वर्ब है, तो जो मेन वर्ब है उसको लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है इसमें डज लेक्सिकल वर्ब है, और इससे पहला जो सेंटेंस है उसमें डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको हमेशा मेन वर्ब जरूर मिलेगी। अगर मेन वर्ब नहीं है, ईजेएमआर को कैसे पहचानेंगे, उनके बाद अगर आईएनजी है तो समझ लो ईजेएमआर है, ऑक्सिलरी वर्ब है, अदरवाइज लेक्सिकल वर्ब है। ठीक है, अगर हैज, हैव, हैड इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, अदरवाइज वो मेन वर्ब है। और डू डज के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, अदरवाइज वो खुद मेन वर्ब है।